हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 में। दोस्तों आज यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ ही साथ आंसर भी आपको कराएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। तो देखिए खाद्य एवं जैव उर्वरक में यदि हम अंतर की बात करें दोस्तों, तो एक साइड तो हमारा क्या है खाद्य और दूसरी साइड हमने क्या लिख रखा है जैव उर्वरक। देखिए पहला अंतर इनमें क्या है कि इनमें कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, यानी खाद्य में कार्बनिक पदार्थों की यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है अधिक होती है। वहीं जैव उर्वरक की यदि हम बात करें तो जैव उर्वरक जो है बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं, यानी इनसे हमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा यहां पे पोटेशियम प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें मिट्टी को, या बेसिकली क्या क्या प्राप्त करते हैं उर्वरक से, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रदान करते हैं। चलिए दूसरा यदि हम बात करें डिफरेंस क्या है इनमें, तो देखिए खाद्य को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के मृत भागों के अपघटन से तैयार किया जाता है। देखिए जो भी खाद्य होता है, खाद्य को हम जंतुओं का जो भी अपशिष्ट बचता है या मलमूत्र वगैरह, या हम इसके अलावा कह सकते हैं पत्तियों के या पौधों के जो मृत भाग होते हैं उनका अपघटन करके इसको हम तैयार कर सकते हैं। वहीं इसे यदि हम बात करें जैव उर्वरक की, तो देखिए इसे व्यवहारिक रूप में या हम कह सकते हैं व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों से ही बनाया जा सकता है। तो जैव उर्वरक जो है ये मुख्य रूप से किससे बनाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। चलिए इनके मध्य अगला डिफरेंस क्या है कि ये मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं अपितु उसकी वृद्धि करते हैं। देखिए खाद्य जो होते हैं ये किसी भी प्रकार से मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि उसकी क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। वहीं यदि हम बात करें जैव उर्वरक की, तो देखिए इनके लगातार उपयोग से मृदा की उर्वरता में क्या आ जाती है कमी आ जाती है। क्या आ जाती है कमी आ जाती है। तो इनके लगातार उपयोग से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन क्या होते हैं। देखिए एंटीजन के बारे में देखेंगे तो एंटीजन हमारा चैप्टर 9 में भी है और चैप्टर 8 में भी है, चैप्टर 10 में भी है। तो हमने एंटीजन को आपको चैप्टर 10 में हमें आपको एंटीजन करा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने चैप्टर 8 में एंटीजन के बारे में नहीं कराया था। देखिए एंटीजन की यदि हम बात करें तो एंटीजन ये प्रतिरक्षी जो होते हैं, तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे एंटीजन जो होते हैं, देखिए प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को उकसाने वाले, यानी अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रेरित करने वाले पदार्थ ही क्या कहलाते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। यानी प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को उकसाने वाले या हम कह सकते हैं प्रेरित करने वाले, यानी ऐसे पदार्थ जो कि प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं वो क्या कहलाते हैं एंटीजन कहलाते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं एंटीजन कहते हैं। चलिए तो एंटीजन क्या होते हैं, प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को उकसाने वाले या प्रेरित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं प्रतिजन कहलाते हैं, या इसको हम एंटीजन भी कहते हैं। तो एंटीजन या प्रतिजन क्या कहलाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि हम बात करें कोई भी, जैसे मान लीजिए बाहरी रोगाणु या जीव जो है वो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में जैसे ही कोई बाहर से कोई रोगाणु या विषाणु प्रवेश करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन करते हैं। वैसे ही क्या करते हैं कि वैसे ही शरीर की कोशिकाएं जो होती है ये कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षियों का या हम कह सकते हैं विशेष प्रकार के कुछ प्रोटीन्स यौगिकों का उत्पादन करते हैं। और जब ये प्रोटीन यौगिक व्यक्ति के शरीर या कोशिका में प्रवेश करते हैं तो क्या कहलाते हैं एंटीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एंटीजन कहलाते हैं। अब देखिए शरीर में इन एंटीजन अणुओं के प्रकटन के फलस्वरूप ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं या प्रतिरक्षी कहते हैं। तो देखिए जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी प्रतिजन, जैसे मान लीजिए कोई भी बाह्य कारक जीवाणु या विषाणु प्रवेश करते हैं, उसे यदि सामान्य तौर पर समझें तो उसे हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। लेकिन जैसे ही एंटीजन या प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही शरीर में एक विशिष्ट प्रकार के दूसरे प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं। तो आपको एंटीजन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है बोतल में बंद गंगा जल जो है बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता क्यों।
देखिए जो गंगा नदी का जल होता है बेसिकली इसको कई समय तक आप रखे रहो फिर भी ये नहीं सड़ता है, क्यों, इसका आपको रीजन बताना है। चलिए तो इसका रीजन क्या है, देखिए कि गंगा का जो जल होता है इसमें देखिए वर्षों से ही मृत शरीर तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो गंगा नदी जल है, गंगा नदी के जल में कई सारे मृत शरीर या उत्सर्जी पदार्थों का भी विसर्जन किया जाता है, लेकिन जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेजेज नामक वायरस की उपस्थिति के कारण इसका जल जो है वो वर्षों तक भी बंद बोतल में रखने पर भी नहीं सड़ता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। इसका मुख्य रीजन क्या है कि देखिए गंगा नदी के जल में जैसा कि पता है वर्षों से ही मृत शरीर को तथा मृत शरीर की हड्डी या हम कह सकते हैं कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो विसर्जित किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी इसका जो जल है या इसका जो वाटर लेवल है ये किसी प्रकार से सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जीवाणु भोजी होता है या बैक्टीरियोफेजेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो कि उसके अंदर होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और इस प्रकार से बंद बोतल में रखने पर भी बहुत लंबे समय तक भी गंगा नदी का जल या गंगा जल जो है नहीं सड़ता है। एक आखिरी क्वेश्चन है, जैव उर्वरक जो है वो किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखिए जो भी जैव उर्वरक होते हैं, इसके पहले हमने जैव उर्वरक के मध्य अंतर और खाद्य के मध्य अंतर भी आपको समझा दिया है। तो देखिए जैव उर्वरक जो होते हैं बेसिकली ये किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं ये बताना है। तो देखिए जैव उर्वरक जो होते हैं बेसिकली एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ये मृदा की जो पोषक गुणवत्ता होती है उसको इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं। वहीं यदि हम बात करें जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोतों की, तो देखिए जैव उर्वरक का प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो देखिए कवक या फंगाई, इसके अलावा बैक्टीरिया या जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया जिसको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। देखिए यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं और कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए ये यहां पे आपको याद रखना है कि जैसे ही जो कोई जैव उर्वरक है जैसे कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया, यह जीवाणु जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं और स्थिरीकृत करने के बाद कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि दूसरे जीवाणु जैसे यदि हम बात करें दूसरे जीवाणु एजोस्पाइरिलम तथा एजोटोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो स्पोरजिलस तथा एजोस्पार्जिलम तथा एजोटोबैक्टर जो जीवाणु होते हैं ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं या स्थिरीकरण कर सकते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो नील हरित शैवाल होती है, नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब जब नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो भूमि की या मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका प्रमुख स्रोत कवक, जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं मुख्य रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के बाद इनको कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और यही कार्बनिक रूप में परिवर्तित करने के पश्चात क्या हो जाता है, इनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है और कार्बनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जब बढ़ती है जिससे भूमि की उर्वरता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।